हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चंस की। तो पीपल एंड एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस जिस सेक्शन से देखने को मिले हैं वो है हमारे गोल्स एंड प्रोटोकॉल्स, और इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी ये पूरी सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट फ्री में आप लोगों को बना करके दे दी है, ताकि बढ़िया से आप लोगों की पेपर वन की तैयारी हो जाए। और अब मेरा नेक्स्ट गोल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना डालना, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ताकि आपको एक साइड कंसेप्ट भी पढ़ने को मिल जाएं और दूसरी साइड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को विद वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और पीपल एंड एनवायरनमेंट के हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो कि फ्री है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है टेलीग्राम तो QR कोड दिया है, उस पर स्कैन करके ज़रूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो पूरी प्रैक्टिस आपकी कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस की हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पेड कोर्सेज हैं वो भी हमारी ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिसमें मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा आप ये टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लो, जिसमें आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। एग्ज़ाम से पहले आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ उतना अच्छा है। तो आप अलग अलग सेक्शन के भी टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हो, और यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कोई भी मन से बनाया हुआ मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है। दिसंबर 18 से जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चन जो हैं आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएंगे। लिंक वगैरह डेमो का दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं आज हम लोग पीपल एंड एनवायरनमेंट सेक्शन के। सो गाइस, ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 से है। पीपल एनवायरनमेंट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से एक क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनको सेम टाइम टेबल दिया गया है, या सेम समय दिया गया है ओजोन के सब्सटेंसेस को फेज आउट करने के लिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन है, और आप सबको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, यानी कि जो जो केमिकल्स या जो जो गैसेस ऊपर जो हमारे ओजोन है स्ट्राटोस्फेयर में, जो कि हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, उसको जो केमिकल नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको फेज आउट करने के लिए, उनको हटाने के लिए है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चाहे डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, इन दोनों को सेम समय निर्धारित किया गया है कि आप इन समयों के अंदर जो है ओडीएस को खत्म कर दें, ओडीएस को या ऐसे सब्सटेंसेस को फेज आउट कर दें, है ना। अब दूसरा भी देख लेते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद पूरी कहानी समझेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेवलपिंग कंट्रीज आर रेफर्ड एज आर्टिकल 5 कंट्रीज। तो ध्यान से समझो भाई कि जितनी भी पहल हो रही है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हमने देखा ग्रीन हाउस गैस के लिए है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के लिए है, इन सभी के अंदर एक डिस्टिंक्शन किया जाता है, और वो डिस्टिंक्शन है डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का। क्यों ये भेदभाव किया जाता है? क्योंकि आज के डेट में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जब वो कल को डेवलपिंग कंट्रीज थी पास्ट में, तो उन्होंने सब कुछ भरपूर किया, उन्होंने CO2 भी बहुत एमिट किया एनवायरनमेंट में। इसके अलावा उन्होंने ओजोन को क्षति पहुंचाने वाली भी गैसेस को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया। क्यों किया? क्योंकि उस समय वो लोग डेवलप कर रहे थे। आज वो डेवलप कर चुके हैं, अब उनको ये सब काम करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है। जबकि आज भी ऐसे देश हैं, जैसे हमारा इंडिया भी है, तो वो एक डेवलपिंग कंट्री में आता है, क्योंकि आज वो ग्रो कर रहा है, उसकी GDP जो है हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो अब डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो तुरंत ये सब काम करना अगर बंद कर देंगी, अगर वो CO2 एमिशन करना बंद कर देंगी, तो उनकी फिर ग्रोथ कैसे होगी? तो इसीलिए यहाँ पे दो विभाजन हैं। एक डेवलप्ड कंट्रीज के, डेवलप्ड कंट्रीज पे जो नियम लगाए जाते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने अपना सब उत्सर्जन कर लिया और अब वो डेवलप कर चुके हैं, तो उनके नियम कड़े हैं। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको थोड़ी छूट दी जाती है, क्योंकि अभी वो डेवलप कर रही हैं, और आने वाले समय में वो डेवलप कैसे हो पाएंगी अगर अभी ही उन पे कड़े नियम लगा दिए जाएं। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है ना। जनरली इजी नियम होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और स्ट्रिक्ट नियम होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई सेम ही टाइम टेबल है दोनों का,
तो ये बात गलत है यहाँ पे। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उसको डाला गया है आर्टिकल 5 कंट्रीज में। ये बात सही है। डेवलप्ड कंट्रीज को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डाला गया है नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज, और जो डेवलपिंग कंट्रीज इनको डाला गया है आर्टिकल 5 कंट्रीज में। तो ये बात यहाँ पे सही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन आया था पीपल एंड एनवायरनमेंट से, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, है ना। कौन सा इनमें केमिकल या गैस है जो कि ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, डायोक्सिन्स एंड HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन को क्षति कैसे पहुंचती है, बहुत सिंपल सा नियम है। 2 चीजें आप याद कर लो। सबसे पहली, क्लोरीन अगर गैस में है, किसी गैस में अगर क्लोरीन है और गैस बहुत ऊपर हमारे चली जाती है और वहां पे अगर ओजोन लेयर में वो जाके मिल जाती है तो वो ओजोन को खत्म करने लगती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है हेलोन्स, ठीक है जी। तो अगर कहीं पर भी क्लोरीन शब्द आए किसी भी गैस के अंदर या हेलोन शब्द आए तो वो गैस ओजोन को क्षति पहुंचाती है। तो ये CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ C का मतलब, क्लोरो का मतलब क्या है, क्लोरीन, तो ये पहुंचाती है नुकसान। फिर हेलोन्स है और उसके बाद है HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो अगेन यहाँ पे C का मतलब क्लोरो या क्लोरीन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास बचा डायोक्सिन। डायोक्सिन एक एयर पोल्यूटेंट है और नीचे ट्रोपोस्फेयर में ये बहुत सारे नुकसान करता है, सही बात है, बट ओजोन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन थर्ड है यानी डायोक्सिन्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पीपल एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है दिसंबर 2023 से। यहाँ पे pH लेवल पूछा गया है अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स का, नॉर्मल वाटर का, रेन में जो वाटर होता है उसका, एसिड रेन अगर हो रही है तो उसका pH लेवल क्या होगा, और ओशन क्या है, ओशन का पानी कैसा होता है उसका pH लेवल क्या होगा। तो आइए अलग अलग माप दी है और देखते हैं कि किसका pH लेवल क्या होता है। सबसे पहले आपको एक नंबर याद करना है pH लेवल में और वो है 7, ठीक है। आई होप आपको नंबर समझ में आ गया, लकी नंबर 7। अब समझते हैं कि pH लेवल होता क्या है। pH लेवल एक तरीके से स्केल होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी तरल या पानी या कोई भी लिक्विड कितना अल्कलाइन है या कितना एसिड है या अम्लीय है। तो अम्ल होना और एसिड होना या अल्कलाइन होना, ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, ऑपोजिट पोल आप कह सकते हो। अगर 7 से कम है किसी तरल का pH लेवल तो आप उसको उतना ज्यादा एसिड बोलेंगे जितना कम होता चला जाएगा, और 7 से अगर ज्यादा है pH लेवल तो उसको आप एल्कलाइन बोलेंगे, उतना ज्यादा वो एल्कलाइन होता चला जाएगा। अगर आपको जिज्ञासा है, सरल शब्दों में जानना चाहते हैं कि भैया ये एल्कलाइन और एसिड क्या होता है, तो एल्कलाइन को आप खारा बोल सकते हो। कोई चीज जितनी खारी होती चली जाती है वो उतनी एल्कलाइन होती चली जाती है, और कोई चीज जितनी कह सकते हो तेज होती चली जाती है ना, इतनी की जला दे बिल्कुल। हम लोग जनरली जब बोलते हैं एसिड, तो एसिड से हमारा मतलब होता है कि कोई, है ना, हाथ में ले लेंगे तो हाथ गल जाएगा। हालांकि वो बात सही है, लेकिन वो एसिडिटी बहुत ऊपर के लेवल की हो गई। अगर थोड़ी सी भी एसिडिटी है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पानी थोड़ा तेज माना जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो जो मैंने आपको यहाँ पे 7 नंबर बताया है, ये pH लेवल होता है नॉर्मल वाटर का। जो शुद्ध जल होगा हमारा, पीने लायक जो जल होता है, कोई मिलावट उसके अंदर नहीं है, उसको हम बोलेंगे इसका pH लेवल 7 है ना। तो यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है, ये किससे मैच करता है, ये नॉर्मल वाटर से मैच करता है। अब ध्यान देना, जब भी बारिश होती है, बारिश जरूरी नहीं है कि एसिड रेन ही हो, नॉर्मल बारिश भी होती है तो वो हल्की सी उसमें एसिडिटी ज्यादा होती है ना, थोड़ा सा अम्लीय होता है। जैसे मैंने बोला, सारे अम्ल वो जहर वाला एसिड नहीं होते, थोड़ी बहुत एसिडिटी
नॉर्मल पेय पदार्थों में भी पाई जाती है। तो थोड़ा सा एसिड होता है, एसिडिटी होती है, एसिड होता है ना। तो रेन वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, 7 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो आप मान सकते हो 5-6 वगैरह पे अगर हो गया तो वो नॉर्मल रेन वाटर होगा। अब अगर बात करें एसिड रेन की, तो एसिड रेन का मतलब एसिडिटी ज्यादा, यानी 5-6 से भी नीचे अगर पीएच लेवल जा रहा है तो उसको आप एसिड रेन वाटर बोलोगे। तो 5 से नीचे कौन सा जाएगा, ये वाला ऑप्शन, है ना, ठीक है। 5 से भी छोटा, लेस देन 5, तो ये हमारा एसिड रेन का पॉइंट हो जाएगा। और बात करें ओशन वाटर की, तो आप सबको पता है ओशन वाटर खारा होता है। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत लूज टर्मिनोलॉजी में बात करें तो एल्कलाइन का मतलब होता है खारापन। तो जाहिर सी बात है ओशन का वाटर खारा है तो उसकी जो पीएच लेवल है वो 7 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये 7 से बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से पीएच लेवल समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2023 में आया है और आइए इसको देख लेते हैं। पीपल एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल ओनली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज एंड प्लेसेस हैवियर बर्डन ऑन देम। क्या कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ज्यादा बर्डन, हैवी बर्डन जो है वो डाले गए हैं अगर कंपेयर करें डेवलपिंग कंट्रीज से। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल कॉल का कोई लेना देना नहीं है यूएनएफसीसीसी से। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट मैंने आपको पढ़ाया है यूएनएफसीसीसी के अंदर, है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, समझ लो एक इन्होंने पहल की है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये इसी के अंदर से, इसी कन्वेंशन से ही निकल करके आया है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि क्योटो प्रोटोकॉल का कोई लेना देना हैज गॉट नथिंग टू डू विद यूएनएफसीसीसी, ये बात गलत। उसके बाद स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ये बात सही है। तो जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ी सी रियायत दी जाती है, थोड़ा उन पे ईजी हो जाता है ना। तो यहाँ पे सही बात है कि डेवलप्ड कंट्रीज पे हैवियर बर्डन्स हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इन टर्म्स ऑफ कितना CO2 वो एमिशन कर सकते हैं पर ईयर वगैरह का उनका टारगेट बनाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 का इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो कि पीपल एंड एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, आइए देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस विजन लेट अस टुगेदर मेक सन ब्राइटर। तो कह रहा है ISA का विजन है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। अब ISA है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, कुछ देशों का एक गठबंधन है या मिल करके इन्होंने पहल करी है, खासकर उन कंट्रीज में जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो एक सुनियोजित तरीके से सूरज की रोशनी को एक ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, है ना, इसके बारे में है। और इंडिया ने इसकी पहल की थी एक ग्लोबल लेवल पे। तो कह रहा है इसका मिशन है कि आओ मिल करके सूरज को और ब्राइटर बनाएं। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ISA का मिशन है एवरी होम हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। भले कोई घर कितना भी दूर हो उसमें बत्ती, बिजली, रोशनी जरूर होगी। तो ये दोनों बातें स्टैटिक क्वेश्चन है, जानकारी है, और ISA की वेबसाइट पे भी आप मिशन एंड विजन में जाएंगे तो आपको ये दोनों स्लोगन मिल जाएंगे, है ना। तो दोनों ही स्लोगन यहाँ पे सही हैं, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन है MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड है। आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ पूछ रहा है कौन से पॉइंट्स जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में जो है वो ट्रू है ना।
तो सबसे पहला कह रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट में 8 गोल हैं, दूसरा कह रहा है कि एमडीजी में 40 टारगेट्स हैं, तीसरा कह रहा है इसको अचीव करने का टारगेट था 2015 तक, और चौथा डी पॉइंट कह रहा है एमडीजी वर द सक्सेसर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक एक करके ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्स एंड टारगेट्स का क्या मतलब है। देखो भाई, जो हम एसडीजी पढ़ते हैं या एमडीजी पढ़ते हैं, इनको कुछ गोल्स में बांटा जाता है और उन गोल्स को और छोटे छोटे टारगेट्स में बांटा जाता है। तो हमेशा गोल्स कम होते हैं और टारगेट उनसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर एक गोल के अंदर कई टारगेट्स आते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो एमडीजी में टोटल 8 गोल होते हैं, जो कि बात सही है। ओके, उसके बाद अगला कह रहा है एमडीजी में 40 टारगेट हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एमडीजी में 40 टारगेट नहीं होते हैं, आई थिंक 20 या 22 टारगेट होते हैं। कमेंट करके बताना एग्जैक्टली कितने टारगेट्स होते हैं, तो बी गलत हो जाएगा। उसके बाद है एमडीजी को प्लान किया गया था अचीव करने का कब तक, 2015 तक। तो ये बात सही है, 2000 से 2015 तक की प्लानिंग हमारी एमडीजी थी, तो सी पॉइंट यहाँ पे सही है। उसके बाद कह रहे हैं एमडीजी क्या है, एसडीजी का सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब बाद में आना। तो इसका मतलब कि पहले क्या क्या कह रहे हैं पॉइंट, कि पहले एसडीजी आया और एसडीजी के बाद एमडीजी आया। तो आप सबको पता है ये गलत है, पहले एमडीजी आया था और उसके बाद एसडीजी आया है। तो डी भी गलत हो जाएगा। कौन से बच गए, ए और सी, यानी सेकेंड ऑप्शन ए और सी पॉइंट सही है। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ये रिपीट होता है। दिसंबर 2023 में भी ये रिपीट हुआ। आइए देख लेते हैं किसके बारे में। पीपल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट है जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम आप सबको पता है, अगर ऐसी वाटर बॉडी हो जिसको हम कहते हैं यूट्रोफिक वाटर बॉडी, अगर यूट्रोफिक पानी की जो जलाशय है उसमें से यदि कोई बच्चा, छोटे बच्चे को पानी पिला दिया जाता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है ना, क्योंकि यूट्रोफिक वाटर बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें पानी में ऑक्सीजन कम होता है। और क्या ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। यानी कि ऐसा पानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा है, अगर ऐसा पानी किसी बच्चे को पिला दिया जाए तो उसे क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अब पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ है जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मर्करी, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रेट्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या, सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या चीज ज्यादा है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, ऐसा पानी पिलाने पे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ध्यान समझो। जो खेती होती है, खेती में डाले जाते हैं हमारे खाद वगैरह, है ना, और खाद वगैरह क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। हम जो खाने में खाते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमें किससे मिलते हैं, पेड़ पौधों से और शाक सब्जी से। तो शाक सब्जी को भी उगाने के लिए उसमें जो हम डालते हैं उर्वरक के तौर पे, फर्टिलाइजर के तौर पे, वो क्या होते हैं, वो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर इनमें न्यूट्रिएंट डाले गए और बारिश से या किसी कारण से न्यूट्रिएंट बह करके किसी जलाशय में चले गए तो उस पानी का भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट कौन सा पदार्थ होता है, इस बात को समझो। सबसे प्रमुख जो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है नाइट्रोजन, है ना। हमारी बॉडी में भी जो हम खाना वगैरह खाते हैं, तो खाना वगैरह जब टूटता है तो उससे बड़ी मात्रा में क्या रिलीज होती है, नाइट्रोजन रिलीज होती है। तो इसीलिए जो आंसर है यहाँ पे वो क्या है, नाइट्रेट्स। क्योंकि जो भी एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है उसमें ये नाइट्रोजन से ही बना होता है, तो नाइट्रेट्स की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3। तो क्या लिखा है, फर्टिलाइजर और स्वीवेज का जो रन ऑफ होता है वो वाटर सप्लाई में जाता है और अगर किसी तरीके से वो इन्फेंट्स में चला जाए तो नाइट्रेट कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ कुछ रिएक्ट करता है और बच्चे का दम घुटने लगता है। इसका प्रॉपर नाम है मेथेमोग्लोबिमेनिया और साधारण भाषा में इसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो नाइट्रेट्स इज द करेक्ट आंसर।
ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 से है, पीपल एनवायरनमेंट सेक्शन से, और ये क्वेश्चन है एमडीजी और एसडीजी से। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला कह रहा है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी कि एमडीजी, इसको बनाया गया था, मेनली इसका टारगेट था डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज। स्टेटमेंट 2 कहता है कि जबकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी थे, उनका जो टारगेट है वो सभी प्रकार की कंट्रीज थी, चाहे डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या पुअर हो। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, क्योंकि जैसा हमें पता है कि सबसे पहले आया था एमडीजी, सन 2000 में आया था, 15 साल का टारगेट था, और इसमें बेसिकली फोकस किया गया था डेवलपिंग कंट्रीज को या पुअर कंट्रीज को, कि उनको भाई कोई भूखा ना मरे और सबको जो है रोजगार मिले, सबको खाने को मिले, सबको सबकी आमदनी बढ़े, एंड सो ऑन, ये सब उसके अंदर गोल्स थे। लेकिन इसके बाद एमडीजी जब 2015 में खत्म हो गया, तो उसके बाद जो एसडीजी आया 2015 से 2030 तक, यानी कि अभी भी एसडीजी पे काम चल रहा है कई कंट्रीज का, इसमें हमारे गोल्स बहुत बढ़ गए और इसमें सारे की सारी बातें डाल दी। केवल खाने से रिलेटेड या सफाई से रिलेटेड नहीं, वो तो चीज़ें थी ही, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज के नेशंस के जो मुद्दे हैं उनको भी डाला गया, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबकी प्रोस्पेरिटी एक साथ हो, सारे जो देश हैं एक दूसरे से कोऑपरेट करें। तो इस मतलब एसडीजी जो है उसका एरिया बहुत बड़ा था, उसमें पूरी दुनिया एक तरीके से सम्मिलित है, चाहे डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, जबकि एमडीजी बनाया गया था स्पेसिफिकली केवल गरीब देशों के लिए या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। सो गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये 2023 से है, पीपल एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, है ना। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा है, काफ़ी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है पीपल एनवायरनमेंट में, और कई अलग अलग प्रकार के जो प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट्स हैं वो भी इनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज डेडिकेटेड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसीव्ड एज अ प्रैक्टिकल टूल फॉर ट्रांसलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ। सरल शब्दों में कह रहा है कि जो हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई है क्या ये? इस कन्वेंशन में क्या क्या बातें हुई थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, नेचर को हम ज़्यादा हार्म ना करें, और इस तरीके से हम एक सस्टेन्ड वे में आगे बढ़ें। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो प्रजातियां वगैरह लुप्त हो रही हैं उनका भी हम लोग ख्याल करें, और नेचर को भी संभाल के चलें और डेवलपमेंट भी करते जाएं। तो कह रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पॉइंट है ये किसमें से, मतलब इसका जो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग इसको एजेंडास में बांटा जाता है ना, अलग अलग नंबर के। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो एजेंडा है वो कौन से नंबर पे आता है, किसके अंदर इंक्लूड है? तो सही आंसर है इसका एजेंडा 21। ठीक है, तो एजेंडा 21 सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपको नाम याद कर लेना है एक तरीके से कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के साथ। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, और इसको हम एजेंडा 21 के प्रिंसिपल के तरीके से भी जानते हैं। और एजेंडा 21 क्या है? एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है जो कि यूएन के द्वारा अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो 1992 में लिया गया है ना, और इससे नेशनल लेवल, लोकल लेवल सब पे जो है इम्प्लीमेंट किया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पीपल एंड एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस के बारे में कौन से पॉइंट्स यहाँ दिए हैं जो कि सत्य हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। प्रोड्यूसर गैस एक ऐसी गैस होती है जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, और जो बायोमास या जो कोयला वगैरह है उससे बनाई जाती है ये गैस। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जनरली फ्यूल सॉलिड होता है, जैसे कोयला वगैरह या बायोमास वगैरह। अगर हम उसे गैस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो उसी को हम बोलेंगे, उसी फ्यूल को हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गैस। तो ये देख लेते हैं कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी बातें गलत हैं। सबसे पहले, इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बायोमास इनटू गैसियस फ्यूल्स। तो सॉलिड जो बायोमास है उसको गैस में बदल देते हैं, तो ये सही बात है। दूसरा, इट इज डन एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मतलब ठंडा टेम्परेचर। तो ये जो प्रोड्यूसर गैस है इसका यूज हम
ठंडे टेम्परेचर के लिए करते हैं, जो कि बात गलत है। आप सबको पता है कहीं भी जब कंबशन होता है, जलाया जाता है, एनर्जी बनाई जाती है या सॉलिड को गैस में बदला जाता है, तो वहाँ हीट की ज़रूरत होती है। लोअर टेम्परेचर पे काम नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन्स, यानी कि इसे कंबशन करने के लिए, कंबशन का मतलब होता है ताप या हीट जनरेट करके एनर्जी बनाना, तो कंबशन के लिए इसे यूज किया जाता है। तो ये भी बात यहाँ पे सही हो जाएगी। इट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब ये प्रक्रिया होती है तो वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती है। देखो भाई, कंबशन अगर हो रहा है तो ऑक्सीजन होना जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के जलने की प्रक्रिया, कंबशन प्रोसेस नहीं हो सकता, है ना। तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। और ई पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोजन एंड मीथेन प्रेजेंट इन प्रोड्यूसर गैस डिटरमाइन द हीटिंग वैल्यू। और कौन सी प्रोड्यूसर गैस कितनी हीट करेगी, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें हाइड्रोजन या मीथेन वगैरह कितना है। तो जैसा कि हमें पता है ये सब ज्वलनशील गैसेस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, और जिस भी इन्वायरमेंट में या जिस भी गैस में इनकी जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वो उतनी ज़्यादा ज्वलनशील होगी, या उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी वो हीट प्रोड्यूस करेगी। तो ये भी बात हमारी सही हो जाएगी, यानी हमारा आंसर 4 हो जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और काफ़ी अच्छे लगे। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको 100% तरीके से एक्सप्लेन कर दूं कि भाई भले आपने मुझसे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से फिर भी समझ में आ जाए। और क्योंकि अब आने वाले हैं एग्जाम्स हमारे, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि भाई आप दिन रात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, वो भी अलग अलग सेक्शन के। जिसमें आप वीक हैं उसके कुछ क्वेश्चंस लगा के अपने परफॉर्मेंस को चेक करें, जिसमें आप अच्छे हैं उसकी और अच्छी प्रैक्टिस करें। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपको के पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें अलग अलग सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चंस हों। फुल कोर्स को मैं इस समय रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम कम है। अभी जो रिवीजन कोर्स और ये सब जो चलता है ना, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपने फुल फ्लेजेड कभी पढ़ाई की नहीं है तो 1-2 हफ्ते के रिवीजन कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हो तो जो आपने पढ़ा है वो एकदम निखर करके सामने आएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने नहीं लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज जो सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस देती है, तो ज़रूर से ले लो। और यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे कांटेक्ट करो। QR कोड को भी अगर स्कैन करोगे तो आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, और इस पे जो भी डेमो है और जो भी फ्री टेस्ट सीरीज है सेक्शन वाइज, उसके लिंक आपको दे दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो ज़रूर से कांटेक्ट करें अगर आपको और कोई भी जानकारी लेनी है। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।